चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम के साथ। अगर आपको याद हो तो बेसिक्स की जो सबसे पहला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कशन किया था आर्टिकल 246 पे, जिसमें हमने देखा था कि आर्टिकल 246 क्या करता है, इट डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। बेसिकली जो लेजिस्लेटिव पावर्स कितनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये आर्टिकल 246 में हमने पढ़ा था। और हमने देखा था कि उसके शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट प्रोवाइड गई है। लिस्ट 1 में बेसिकली वो एरियाज बताए गए हैं जहां यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। लिस्ट 2 में के अंदर वो एरियाज बताए गए हैं जहां स्टेट के पास पावर है, और लिस्ट 3 जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने देखा था कि लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 जो है वो कहती है कि टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, कोई भी इनकम पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। और जो लिस्ट 2 था उसकी एंट्री नंबर 46 में लिखा हुआ है कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कौन लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट। अब हम तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, और इनकम टैक्स जो एक्ट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। और कायदे से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिस्ट 1 एंट्री नंबर 82 कहती है कि टैक्स हर इनकम पे लगाया जा सकता है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात कह दी कि आप एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये पावर दी नहीं गई, एंट्री नंबर 82 लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 इसको क्लियरली कहता है, तो फिर कहां से इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा। इसीलिए सबसे पहला प्रोविजन जो एग्रीकल्चर इनकम का डिजाइन किया गया, ध्यान से देखिए क्या, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, जो कि क्या कहता है, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, द रीजन बीइंग क्योंकि गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ही नहीं है, जो आप बेसिक्स में ही पढ़ चुके। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम में क्या आता है और क्या नहीं आता, इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को ही एग्जेम्प्ट किया गया है, अगर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है तो उसे एग्जेम्प्ट नहीं किया गया। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है और उसका रेंट आ रहा है तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ईदर बाय लेट आउट और सबलेट। मतलब सपोज मिस्टर ए ने लैंड रेंट पे दी बी को और बी ने आके दी सी को, तो सी से रेंट बी को आ रहा है और उसका कुछ हिस्सा वो ए को दे रहा है। तो यहां पर बी ने सबलेट किया है, बी खुद ओनर नहीं है, तब भी बी को जो रेंट मिल रहा है दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओनरशिप होना यहाँ पर जरूरी नहीं है जैसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर एग्रीकल्चर लैंड सबलेट भी हुई है तो भी उसकी इनकम जो है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी, बट इट शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ओनली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज होनी चाहिए, इंक्लूडिंग चाहे आप स्टोर हाउस बनाओ, ड्वेलिंग हाउस नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। कई बार आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर पूरा खेत है तो एक घर बना होता है या स्टोर हाउस टाइप बना होता है, और वो नेसेसरी होता है कि जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको वहाँ स्टोर किया जा सके, या कई बार किसानों को बेसिकली पक्षियों से बचाने के लिए वहाँ पे रहना भी पड़ता है। तो ऐसे ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस को भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अगर ये पूरा एरिया लेट आउट किया गया है तो इसमें ये ड्वेलिंग हाउस एज वेल एज या कोई स्टोर हाउस भी बना रखा है जैसे साइड में दिख रहा होगा, तो इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो वही लिखा है, इंक्लूडिंग स्टोर हाउस, ड्वेलिंग हाउस नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सेकेंड, इनकम फ्रॉम नर्सरी दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आपने नर्सरी जरूर देखी होंगी इस तरह से, तो इनकी इनकम जो भी होती है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होता है उसको सेल करने से जो इनकम आएगी, अब उसका क्या होगा, तो इसके लिए रूल 7 बनाया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद फीस रिसीव्ड फॉर रिन्यूअल फॉर ग्रांट ऑफ लैंड ऑन लीज। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लीज पर एग्रीकल्चर लैंड दी 10 साल के लिए, ठीक है,
और द एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 10 साल बाद वो रिन्यू हो जाएगी सब्जेक्ट टू फीस, और वो फीस वगैरह सब कुछ डिसाइडेड है। तो वो भी एक तरह से रेंट का ही काम करता है। वही देखिए, फीस रिसीट फॉर रिन्यूअल ऑफ ग्रांट ऑफ लैंड ऑन लीज, तो वो जो फीस रिन्यूअल पे करेंगे मिस्टर बी मिस्टर ए को, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। ये सिर्फ मैंने क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए लिख दिया है, एज सच ये भी रेंट का ही पार्ट है, उसी में इंक्लूड होता है। समझ में आई बात। अब रूल 7 क्या कहता है, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बड़े ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये। देखिए, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बड़े ध्यान से समझिए। सपोज आपने कुछ प्रोड्यूस किया, सपोज आपने शुगर केन प्रोड्यूस की और एज इट इज उसको बेच दिया, एज इट इज, नो प्रोसेसिंग, लाइक सेल ऑफ शुगर केन, तो वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। बट अगर आपने उसे सेल किया आफ्टर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग करना कंपलसरी है टू मेक इट मार्केटेबल, लाइक राइस के केस में हो गया, वीट के केस में हो गया, तो उस केस के अंदर भी वो जो है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। बट अगर प्रोसेस ऑप्शनल है, अब ऑप्शनल है जैसे शुगर बनती है फ्रॉम शुगर केन। अब देखिए, शुगर केन प्रोड्यूस है, आप शुगर केन भी बेच सकते हैं, लेकिन आप उसे फर्दर प्रोसेस करके शुगर बना रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑप्शनल है, समझ गए। लेकिन आपने कुछ प्रोड्यूस किया और उससे बेसिकली राइस एंड व्हीट निकालना है, तो आपको एक बेसिक प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसके बिना वो मार्केटेबल नहीं है। तो वहां प्रोसेस इज कंपलसरी टू मेक इट मार्केटेबल, इट विल बी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। बट इफ द प्रोसेस इज ऑप्शनल लाइक शुगर फ्रॉम शुगर केन, तो किस तरीके से इनकम निकलेगी, ध्यान से देखिए। उस केस के अंदर जब आपने शुगर केन से शुगर बनाया, तो दो इनकम्स है, एक है पीजीबीपी इनकम, एक एग्रीकल्चर इनकम। बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा। आप क्या करेंगे, सेल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपने शुगर बनाया उसकी जो भी सेल्स वैल्यू बनती है वो आप निकालेंगे, ठीक है। अब आपने शुगर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, शुगर केन का, तो वो शुगर केन अगर आप मार्केट में जाके बेचते, इंस्टीड उससे आपने शुगर बनाई, तो उसकी क्या मार्केट वैल्यू आपको मिल जाती, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मतलब यहां पर क्या है, शुगर केन, जो आपने शुगर केन यूज किया शुगर बनाने में, अगर वो आप मार्केट में बेचते तो आपको उसका कितना पैसा मिल जाता, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो आप यहां पर माइनस करेंगे। देखिए, एकदम शुद्ध हिंदी में आप लोगों के लिए लिख दिया, इससे ज्यादा नहीं लिख सकता। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, अब देखिए ये थोड़ी ना है कि सिर्फ आप लेके गए शुगर केन को और शुगर बन गई, कुछ तो प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आपकी आई होगी। तो सेल्स वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, मतलब जो शुगर तैयार हुआ उसका सेल्स वैल्यू, उसमें से माइनस करेंगे जो शुगर बनाने में शुगर केन यूज हुआ है, अगर आप उसे मार्केट में बेचते तो कितना पैसा आता, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये आपकी पीजीबीपी इनकम बनेगी। अब यहां पर जो मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आपने ली थी, वो आप एज इट इज यहां लिखेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देखिए एज इट इज। इसमें से आप माइनस करेंगे जो ये आपने शुगर केन यूज किया शुगर बनाने में, इसकी कुछ तो प्रोडक्शन कॉस्ट आई होगी, तो माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और वो जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी द एग्रीकल्चरल इनकम। अब मैं इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं, पूरे नंबर्स लेके बहुत अच्छा समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। Mr. B grows sugar cane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory. वो शुगर केन का यूज करते हैं शुगर बनाने में। 30% ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर ₹10 लाख, मतलब जो भी शुगर केन उन्होंने प्रोड्यूस किया उसका 30% तो उन्होंने सीधा सीधा सेल कर दिया। एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर केन इज 5 लाख, और इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 5 लाख, और ये सेल कितने में हुआ है, 10 लाख में, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस शुगर केन 70% इज 14 लाख, और बाकी का जो 70% शुगर केन था उसकी कॉस्ट उनको आई थी कितनी, 14 लाख रुपीस, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम वॉज 22 लाख, और उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 22 लाख थी। लेकिन ये उन्होंने बेचा नहीं है, ये किस में यूज हुआ है, शुगर बनाने में। ये उसने स्टार्टिंग में बोल दिया है आपको कि वो बेसिकली से शुगर बनाने में यूज करते। आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन, दिस 1.5 लाख इज व्हाट, इट्स फर्दर
प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये क्या है आपकी एक तरह से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। द शुगर वॉज सोल्ड फॉर 25 लाख, ये क्या है एक तरह से शुगर आपने 25 लाख की बेच दी, मतलब सेल्स वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ये वही है एक तरह से सेल्स वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट 25 लाख। कैलकुलेट बीज इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम, उनकी बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम आपको निकालनी है। बड़े ध्यान से देखिए, आपको क्या लेना है, सेल्स वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट शुगर, वो कितनी है आपके पास 25 लाख रुपए। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देखिए ये जो 70% शुगर बनाने में आपने शुगर केन का इस्तेमाल किया, इसका मार्केट वैल्यू कितना है 22 लाख, उसने बताया भी था। देखिए एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख, दिख रहा है आपको। तो आप देखिए यहां पर ये कितना था 25 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन है यहां पर, इसे ठीक कर लीजिएगा 22 लाख, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है 1.5 लाख। तो ये आपका जो बचा वो कितना बचा 1.5 लाख, दिस इज द बिजनेस इनकम। अब मैंने आपको बताया था जो आपने मार्केट वैल्यू लिया वो आप एज इट इज यहां पे ले लेंगे एग्रीकल्चर इनकम के लिए। तो यहां पर वो कितनी थी 22 लाख थी, तो आप देखिए यहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर 22 लाख, हाँ या ना। और इस 22 लाख के लिए जो कॉस्ट आया था वो कितना आया था 14 लाख रुपीज आया था। देखिए उसने बताया था द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस शुगर केन इज हाउ मच 14 लाख, उसने आपको बताया था। तो ये 14 लाख आप माइनस करेंगे तो कितना बचा 8 लाख, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका ये 30% था, ये आपने कितने का सेल किया 10 लाख का, इसका कॉस्ट कितना आया था 5 लाख रुपीस, यस और नो। तो 10 लाख और 5 लाख, तो ये कितना हो गया 5, तो 8 और 5 टोटल एग्रीकल्चरल इनकम हो गई 13 लाख, और पीजीबीपी इनकम कितनी हो गई 1.5 लाख। इट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द रूल 7, दैट इज द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एंड सेम टाइप का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसको फटाफट यहाँ तक बहुत अच्छे से जो है पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर एज इट इज जा रहा है एग्जेम्प्ट है, प्रोसेस कंपलसरी है एग्जेम्प्ट है, लेकिन ऑप्शनल है, तो कैसे पीजीबीपी और उसकी एग्रीकल्चरल इनकम आपको निकालनी है। चलिए बात करते हैं रूल ए 7A 7B एंड 8 की। ये क्या है, इसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट ने रबड़, कॉफी एंड टी बिजनेस को कवर किया है, जिनमें कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी होता है और उनकी फर्दर प्रोसेसिंग भी होती है। तो वहां पे क्या किया गवर्नमेंट ने, उन्होंने बड़ा क्लियर बोल दिया कि हम इतने % एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और इतना % बिजनेस इनकम मानेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कुछ भी कहो कि मेरा इतना खर्चा हुआ उतना खर्चा हो, हमें इससे मतलब नहीं है। आपके जो भी प्रॉफिट्स आएंगे हम मान लेंगे कि इतना % उस एग्रीकल्चर इनकम है और इतना % आपका बिजनेस इनकम है। जैसे रूल 7 है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़, अगर आप रबड़ ग्रो करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस केस के अंदर जो भी आपके प्रॉफिट्स आएंगे 65% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 35% आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। सेम वे रूल 7B में गवर्नमेंट ने क्या बोला, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, अगर आप सिर्फ ग्रो एंड क्रूड करते हैं तो 75% एग्रीकल्चर इनकम एंड 25% बिजनेस इनकम। अब ये क्या है ध्यान से देखिए, ये देखिए ये कॉफी ग्रो हो रही है, ये उसको क्रूड किया जा रहा है। तो अगर सिर्फ आप ग्रो करते हैं एंड उसे क्रूड करते हैं तो उस केस के अंदर 75 एंड 25 माना जाएगा। लेकिन ग्रोन, क्रूड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, ये चारों एक्टिविटीज आप करते हैं तो फिर 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ग्रोन और क्रूड आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब उसके बाद आता है रोस्टेड, तो इस तरीके से उसे रोस्ट किया जाता है। और उसके बाद ग्राउंडेड, आपने देखा होगा इस तरह का पाउडर ब्रू नेस्कैफे में आपको देखने को मिलता है, दैट इज द रोस्टेड फॉर्म। तो यहां पर ग्रोन एंड क्रूड है 75-25, ग्रोन, क्रूड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड है तो 60-40। ध्यान रखिएगा जो हायर % है वो एग्रीकल्चर को दी गई है, ये बात ध्यान रखना नहीं, ये बच्चे एग्जाम में गलत कराते हैं। सेम वे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है तो वहां सीधा रख दिया 60-40, इसके अंदर कोई बाइफर्केशन नहीं है। देखिए मिस्टर सी मैन्युफैक्चर लेटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया, they are then sold in the market for 30 lakh, the cost of growing rubber plants is 10 lakh and then manufacturing latex is 8 lakh। देखिए लेटेक्स जो होता है वो नेचुरल रबर का मेन सोर्स होता है, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। कंप्यूट हिज टोटल इनकम, तो कुछ नहीं है, देखिए 30 लाख है, उसमें से 10 लाख रुपए आपने माइनस किया, ठीक है।
और उसके बाद 8 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, तो -8 तो कितना आ गया 12 लाख। अब इसमें से 65% जो है एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी और 35% बिजनेस इनकम। तो देखिए 65 और ये 35, दैट्स इट। इतना सिंपल क्वेश्चन इसका एग्जाम में आता है। मेन आपको इसमें सिर्फ जो है परसेंटेज पता होनी चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा रेलिवेंट पार्ट है। फटाफट इसको एक बार नोट करिए फास्ट। चलिए अब बात करते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ये क्या है और कब लगता है, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये कब लगता है, अगर एसएससी इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एओपी या बीओआई, और एग्रीकल्चर इनकम जो है 5,000 से ज़्यादा है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ऑल 3, तब इसका कॉन्सेप्ट जो है पिक्चर के अंदर आएगा। अगर तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन क्या है, देखिए, ऐसा एसएससी जिसकी एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने एक टैक्स निकालने का तरीका बताया। क्या? स्टेप नंबर 1, आप टैक्स निकालो टोटल इनकम पे। टोटल इनकम मतलब दोनों पे, नॉन एग्रीकल्चरल एज वेल एज एग्रीकल्चरल। एज्यूम कर लो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल है एक बार के लिए, भैया क्रॉस क्वेश्चन नहीं, अभी गवर्नमेंट ने बोला एक बार टैक्स निकालो तो निकालो। मुझे पता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक बार सपोज नॉन एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख है, एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख है, आप 6 लाख पे टैक्स निकाल दो, ठीक है। फिर टैक्स निकालो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम पे। अब सपोज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख और एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है 2 लाख, तो 4.5 लाख रुपए पे आप टैक्स निकाल दो। सर ये क्या हो रहा है? अरे आप निकालो तो सही, अभी सब समझ में आएगा। पहले टैक्स निकालना है टोटल इनकम पे, दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। फिर आपको टैक्स निकालना है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम पे, और फिर स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर देना है, ये आपका आ जाएगा टैक्स पेबल, और इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है आप ऐड कर देंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से देखिए। Mr. XX resident has provided the following particulars of the income for the previous year. This income from salary, income from house property, agricultural income, expenses incurred for earning agriculture income इतना। तो अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल इनकम उनकी कितनी हुई, 4,80,000 में से 1,70,000 आप माइनस कर दो 1, और यहाँ पे 3,10,000। यस और नो, दिस इज द नेट एग्रीकल्चरल इनकम। और अगर देखा जाए बाकी इनकम इनकी कितनी है, तो 4,05,30,000, दिस इज द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, हाँ या ना, 5,30,000। अच्छा ये लिखा हुआ था यहाँ। अब ध्यान से देखिए भाई, इंडिविजुअल है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, एज वेल एज एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 5,000 से ज्यादा है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, पार्शियल इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। कैसे? टोटल इनकम कितनी है भाई, एक तो 5,30,000 रुपए है नॉन एग्रीकल्चरल, और एग्रीकल्चरल इनकम कितनी थी 3,10, तो दोनों को ऐड करो 8,40,000 आया। इस पे आप टैक्स लगाओगे। अब 8,40,000 पे अगर आप टैक्स निकालते हैं तो ये आता है 80,500 रुपए। अब मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आता है कि फर्स्ट 2.5 लाख जो है एग्जेम्प्ट, अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर बचा 3,40,000, उस पे 20%। स्टेप 2 में क्या बोला था कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है दैट इज 3,10,000 प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दैट इज 2.5 लाख, तो 3 और 2 5 और 6, 5,60,000 रुपए। इसके ऊपर आप टैक्स निकालें 560 पे, तो 5% ऑन 2.5 लाख और 20% ऑन 60,000, दिस इज 24,500, और दोनों को माइनस कर दें, ये आ गया 56,000, और इसके अंदर जो 4% सेस है वो ऐड कर दें, तो इस तरीके से फाइनल टैक्स अमाउंट निकलेगा। ये टैक्स निकालने का तरीका है। टोटल इनकम उतनी ही है 5,30,000, लेकिन उस पर टैक्स कैसे निकलेगा, उस पर टैक्स इस तरीके से निकलेगा, ना कि सीधे 5,30,000 रुपये पे आपने टैक्स निकाल देना है। देखिए कायदे से देखा जाए तो यहाँ पर ये इनकम थी 530 और ये 10(1) में एग्जेम्प्ट होनी चाहिए थी, 530 पे टैक्स बनना चाहिए था कायदे से। फर्स्ट 2.5 लाख एग्जेम्प्ट,
अब ध्यान से समझना, प्रोसेस समझा रहा हूँ। अगले 2.5 लाख पे 12,500 और फिर अगले 30,000 पे 20% से 6,000, 12,500 और 6 कायदे से 18,500 का टैक्स बनना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, कान दूसरे तरीके से पकड़ लिए। गवर्नमेंट ने कहा टोटल इनकम पे टैक्स निकालो, फिर आप जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है प्लस एग्रीकल्चरल इनकम, इस पे टैक्स निकाल लो और उस टैक्स की हम आपको छूट दे देते। हमें छूट ही तो देनी है आपको, तो हमने आपको छूट दे दी और उसके बाद जो फाइनल अमाउंट बचा वो आपका टैक्स है। तो गवर्नमेंट ने भी बड़ी सही चालाकी चली, टैक्स निकालने का तरीका ही बदल दिया। अगर एक ऐसा असेसी है जिस इंडिविजुअल है, एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से ज़्यादा और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पार्शियल इंटीग्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट है 70 ईयर्स वाला, ये आप अपने आप करें, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और उसे क्रॉस चेक करके देखें। तो इसी के साथ आपका एग्रीकल्चर इनकम खत्म होता है पूरा।